अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर मैथ क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने लगे हैं रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 4 की, जो कि चैप्टर नंबर का नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देता हूँ, तो कि आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, रिव्यू को जब भी हम डिस्कस करेंगे ना, वो बेसिकली हमारे पास जो हम पूरे चैप्टर को डिस्कस करके आए होते हैं उसी को रीवैम्प किया जा रहा होता है। ठीक है, जो हमने 4.1 में डिस्कस किया, 4.2 में डिस्कस किया, 4.3 में या 4.5 के अंदर, उसी को दोबारा से हम एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू करेंगे, ताकि जो है वो दोबारा से हमारी एक जो है अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप हो सके। ठीक है, तो इसके पहले क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे पास एमसीक्यूज का था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 से बात शुरू करेंगे, जो कि फैक्टराइजेशन का है होगा, एलसीएम एचसीएफ का, ये सारी जो हमने पीछे कवर की हैं चीज़ें, इनको हमने डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि बेटे यहाँ पर है। उसने कहा कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जितनी तरह की हमने फैक्टराइजेशन पढ़ी है, ऑलमोस्ट यहाँ पर सारों को ही सारी टाइप्स की जनरल डिस्कस होगी। तो देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका जो पहला सवाल से हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो इसका पार्ट है, उसने कहा कि हमने फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, इनको हमने फैक्टराइज करना है। बड़ी आसान है, इससे पहले जो हम पढ़ चुके हुए हैं उनको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखें, इसका फर्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के, उसमें इसने कहा कि 4x³ प्लस का 18x² और माइनस का 12x है। तो एक हमारे पास टाइप थी, जो कि पहली टाइप हमारे पास थी, उसमें हम ये कहते होते थे कि बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर्स। अगर हम पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कोई कॉमन फैक्टर होता है, तो उसको आइडेंटिफाई करके फैक्टराइज करते होते थे। तो देखते हैं क्या इसके अंदर भी कोई ऐसा है कि कॉमन फैक्टर आ रहा हो तीनों टर्म्स के अंदर। तो बिल्कुल आपके पास देखा जाए तो हमारे पास तीनों टर्म्स के अंदर एक तो वेरिएबल सेम है, एक्स है, एक तो एक्स कॉमन निकाला जा सकता है। अच्छा, उसके अलावा देखूं तो मेरे पास 12 है, 18 है और 4 है, और ये सारे के सारे 2 के ऊपर ये डिविजिबल होते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ से एक तो मेरे पास 2 और एक जो है यहाँ से एक्स कॉमन निकल सकता है। अगर 2 और एक्स कॉमन निकालें तो यहाँ पर जो बचने वाला है वो 2 और एक एक्स बाहर आ गया हुआ है, तो इसका मतलब है 2x² रह जाएगा। और यहाँ पर 9, 2 9 आ जाए 18 होता है, तो एक एक्स आ जाएगा क्योंकि 2x थे, और 6 यहाँ पर रह जाएगा। अब ये मैंने बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर्स से इसको फैक्टराइज तो कर लिया भाई, ये फैक्टराइज है। क्योंकि फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन यही थी हमारे पास के बाय ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये बिल्कुल लिखा हुआ है, 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो है वो फैक्टराइज्ड फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है, अच्छा उसके बाद देखना है कि जो कि इस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इसकी जो मिड टर्म ब्रेक से पॉसिबल मजीद की जा सके। तो यहाँ पर देखें कि मेरे पास जो कांस्टेंट टर्म है जो कि 6 है, उसका तरीकाकार ये था कि कांस्टेंट को हमेशा x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो कांस्टेंट यहाँ पर माइनस का 6 है, मल्टीप्लाई 2 से करें तो आंसर आता है माइनस का 12। अब जो आंसर आएगा उसके फैक्टर्स बेटे तलाश करने होते हैं कि दो नंबर्स ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो -12 आ जाए, लेकिन ऐड करने पर ये 9 आ जाए। 12 के मैं फैक्टर देखूँ ना, तो 12 के फैक्टर 6 और 2 हैं, यानी कि इसको 2 पे डिवाइड करें तो 6 आता है। 6 और 2 कभी भी 9 नहीं बना सकते। अगर मैं इसका और तीसरा फैक्टर देखूँ, पैटर्न मैंने बताया हुआ ना कि आपके पास के सबसे पहले आपने इसको 2 पे डिवाइड करके चेक करना है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 और 2 कभी भी 9 नहीं बनाते। सेम इसी तरह से इसको अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो जो कि आंसर 4 देता है, और 4 और 3 कभी भी 9 नहीं बना सकते। इसी तरह से 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो 3 आएगा, सेम की बात है। 5 पे होता नहीं है, 6 पे करेंगे 2 आएगा। तो इसका मतलब है ये पॉसिबल ही नहीं है, इसके कोई फैक्टर ऐसे नहीं है 12 के जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और ऐड करने पर 9 आ जाए। तो इससे जाहिर होता है कि हमारे पास यही इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है, इसको मजीद फैक्टराइज्ड किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये इसके पहले पार्ट का सोल्यूशन है। सेकंड वाले पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट इसका ये है कि उसने कहा कि x³ और 64y³ है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। अच्छा, ये जो है ना बड़ा आसान है कि हमारे पास ये क्यूब वाली फैक्टराइजेशन जो हम पढ़ के आए हुए थे उस तरह से हो सकता है। अब इसमें किस तरह से पॉसिबिलिटी है, ये एक आइडेंटिटी है मेरे पास a³ प्लस b³ वाली। अगर कोई टर्म इस तरह से लिखी हो तो हम उसको यूँ लिख सकते थे a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो यहाँ चूंकि दोनों टर्म पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव आइडेंटिटी ही अप्लाई होगी। तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, ये जो है x का क्यूब है और प्लस का 64y³ आ रहा है। तो बेटे इस x को लिख सकते हैं एज ए एक्स का क्यूब, यानी इसको a³ बना लेता हूँ, यानी कि a³ होता है फिर b का क्यूब बनाना होता है। तो b³ यहाँ से देखें 64 जो है ना, ये 4 का क्यूब होता है। क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो 4 को बेटे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है। तो ये एक आइडेंटिटी बन चुकी हुई है a³ प्लस b³ की। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, यानी कि सबसे पहले क्या आना a प्लस बी जो कि x प्लस 4y आएगा। ठीक है, और देन मेरे पास क्या आना है a का स्क्वेयर, जो कि वैल्यू मेरे पास है x, तो इसका मतलब x का स्क्वेयर आ जाएगा, a का स्क्वेयर आ गया। देन माइनस का ए बी आना है, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 4y है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy नहीं आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, a की वैल्यू x और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4xy आ जाएगा। और लास्ट में b का स्क्वेयर यानी कि 4y b की वैल्यू है उसका स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म होगी। सिंपलीफाई अगर इसको करें मजीद तो इसको यूँ लिख सकते हैं x प्लस 4y और ये है एक्स स्क्वेयर माइनस का 4xy और प्लस ये 4y का स्क्वेयर अगर सिंप्लीफाई करें तो 16y² आ जाएगा। तो ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म होगी जो कि पार्ट नंबर 2 की है।
तो अब इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं, तो उसका भी ये पार्ट जो है ना, पार्ट जो 3 है, ठीक है, वो भी सेम इसी आइडेंटिटी के ऊपर ही है जो कि अभी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो बड़ी आसानी के साथ देखिएगा हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उसके अंदर जो है ना मेरे पास जो आइडेंटिटी आ रही है वो बेसिकली हमारे पास नेगेटिव की है। तो थर्ड वन इज दैट उसने कहा कि हमारे पास एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब और माइनस का 8 है। तो ये बेटा याद रख लें कि आपके पास आइडेंटिटी जो है ना हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपैंड करेंगे। उसकी आइडेंटिटी है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हो तो उसको याद रखें कि लिखा जा सकता है ए माइनस बी, प्लस वाला था तो पहले प्लस आ रहा था, फिर ए का स्क्वायर और यहाँ प्लस का ए भी होगा और बी का स्क्वायर आ जाएगा। ये एक आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसको मैं एक्सपैंड करना चाहूँ तो बेटे यहाँ से देखें, क्या इसको लिखा नहीं जा सकता, ये एक्स का भी क्यूब है वाई का भी क्यूब है, तो एक्स वाई दोनों को मिलाकर इसका होल का क्यूब बना देते हैं, ठीक है। और 8 जो है बेसिकली 2 का क्यूब होता है, तो ये 2 का क्यूब आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अकॉर्डिंग इसको एक्सपैंड करेंगे। तो ये ए माइनस बी पहले आना है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर एक्स वाई है और बी की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो ए माइनस बी आ गया। देन हमारे पास अकॉर्डिंग टू डंटी ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स वाई है उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। फिर प्लस का ए बी, ए की वैल्यू एक्स वाई और बी की वैल्यू यहाँ पर 2 है, और लास्ट पे बी का स्क्वायर जो कि 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस का 2 और ये ए का स्क्वायर यानी कि ये कुछ आ जाएगा, एक्स का भी स्क्वायर होगा और वाई का भी स्क्वायर होगा। फिर प्लस का ये मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 2xy और बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा। तो ये इसकी जो है ना वो फैक्टराइज्ड फॉर्म होगी जो कि पार्ट नंबर 3 हो गया। तो पार्ट 4 को हम सॉल्व करते हैं अब। तो पार्ट 4 में जो है ये एक और टाइप की फैक्टराइजेशन है। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, हम यहाँ पर जितने भी रिव्यू के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास जितनी भी चीज़ें पहले हम पढ़ चुके हैं वो सारी की सारी रिवैम्प होती जाएंगी। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है और माइनस का 23x है और माइनस का 60 है। इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह का जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया था तो पहला स्टेप तो मैंने यहाँ पर आपको सिखाया था कि अगर कोई कॉमन फैक्टर निकाला जा सके तो आपने कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वन माइनस का 1 निकाला जा सकता है पॉजिटिव बनाने के लिए बस, ठीक है। तो विदाउट पॉजिटिव बनाए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक की मदद से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो उसका तरीका कार क्या था, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कांस्टेंट को हमेशा स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, माइनस का 60 और ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो माइनस का 1 है। इसका मतलब है माइनस के 60 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 1 के साथ। वी गॉट अ पॉजिटिव 60। अब 60 के फैक्टर ढूंढो भाई जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 23 आ जाए और ऐड करने पर हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर 60 आए और ऐड करने पर 23 आ जाए। तो पैटर्न वही है, सबसे पहले 60 को आपने 2 पे डिवाइड करना है। तो जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आता है वो 30 आता है। क्या 30 और 2 23 बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बना सकते। इसका मतलब है 2 पे डिवाइड करने से फैक्टर नहीं मिले। अगर 2 पे नहीं मिलते हैं तो 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 पे अगर इसको डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 20 आता है। क्या 20 और 3 23 बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। इसका मतलब ये मुझे इसकी मिड टर्म ब्रेक मिल गई है फैक्टराइजेशन के लिए। माइनस का एक्स स्क्वायर, चूंकि माइनस का 23 बनाना है ना, इसका मतलब है दोनों नंबर में माइनस में लूंगा, माइनस का 3 और माइनस का ही 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 60 भी आ जाएगा और ऐड करने पर माइनस का 23 भी आ जाएगा। इसका मतलब माइनस का 3x और माइनस का ही 20x और लास्ट में माइनस 60 है। जब मिड टर्म ब्रेक कर लेते होते हैं तो फिर हमने फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन निकालना है। तो पहली दोनों टर्म में से देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आ सकता है, दोनों के अंदर मेरे पास क्या है वो बेसिकली एक्स भी है और माइनस का एक्स है। माइनस का एक्स यहाँ से अगर कॉमन निकालें तो माइनस कॉमन निकालने का मतलब होता है टर्म्स के साइन भी चेंज। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स रह गया, माइनस कॉमन लेने की वजह से इसका मतलब यहाँ प्लस का 3 रह जाएगा। अब इन दोनों में से तो माइनस का 20 ही कॉमन आता है। 20 अगर कॉमन निकालें तो बेटे यहाँ रह जाएगा एक एक्स, माइनस कॉमन होने की वजह से साइन चेंज हो जाएगा जो कि प्लस। 20 को किससे मल्टीप्लाई करें? 60 होगा जो कि 3 आ जाएगा। अब इसमें से देखें दोनों के अंदर x3 प्लस 3 इधर भी है तो x प्लस 3 मजीद फिर कॉमन आएगा यहाँ से। जो बाकी टर्म बचेगी वो हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस का एक एक्स है और माइनस का ही 20 है। तो ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म कहलाएगी हमारे पास, ठीक है। तो माइनस को कॉमन निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं, वो शुरू में लिखा जाएगा -1। तो ये इसकी जो है वो मिड टर्म ब्रेक की मदद से फैक्टराइज्ड फॉर्म हो चुकी है। तो ये इसका बेटे क्वेश्चन नंबर 4 था। अब इसके क्वेश्चन 5 को हम सॉल्व करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के सवाल हैं इसमें, तो हो रहे हैं फैक्टराइजेशन यानी कि। अच्छा, अब 5 वाले पार्ट में देखें तो उसमें उसने कहा कि 2x क्यूब स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 3 है। ये भी सेम उसी टाइप का ही आ रहा है कि हमने मिड टर्म ब्रेक की मदद से अगर करें तो 7। तो लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट जो मेरे पास है वो बेसिकली मेरे पास 3 है और स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। अगर मैं यहाँ से 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 6। अब 6 के फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड करने पर 7 आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई ये दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 भी आए और ऐड करने पर 7 आ जाए, तो वो 6 और 1 ही है, तो 1 से ही मिल गए। इसका मतलब है इसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी यानी कि 2x स्क्वायर 6 1 6x पॉजिटिव दोनों लेंगे तभी जाके पॉजिटिव 7 बनेगा, ठीक है।
तो ये हमारे पास इसकी मिड टर्म रहेगी। पहली दो टर्म में से सेम क्या आ सकता है, एक तो दोनों 2 और x कॉमन आ सकता है, तो यहाँ रह जाएगा एक x और प्लस का 3, 3 2 6। इन दो में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब 1 कॉमन निकालेंगे, x प्लस 3 रह जाएगा जब कॉमन हमने 1 निकाला। अब x प्लस 3 फिर कॉमन, बाकी जो टर्म बचेगी वो बेटे 2x प्लस 1 रहेगी। तो ये इसकी भी फैक्टराइजेशन हो चुकी है, फैक्टराइज फॉर्म होगी फिफ्थ वाले पार्ट की। अब हम सिक्स्थ वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें उसने जो दिया है हमारे पास इस टाइप की, जो हमने सिक्स वाले की मैं बात करने लगा, 4.2 के पहले सवालों को हमने डिस्कस किया हुआ है, यानी कि x4 प्लस का 64 है। इसकी फैक्टराइजेशन अगर हमने करनी है तो बेटे देखें, अगर मैं यहाँ से, इसमें मैंने ये कहा था कि जब दो टर्म्स आ जाती हैं और दोनों पॉजिटिव हों तो हम कोशिश ये करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाएंगे, एक ये वाली विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस का 2ab या माइनस 2ab होगा अगर माइनस का बनाए तो। एक आइडेंटिटी यहाँ से ये भी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये दो आइडेंटिटीज यहाँ पर इस्तेमाल होनी है, तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। एक्स रेज टू पावर 4 है और प्लस का 64 है। एक्स रेज टू पावर 4 है तो इसको यूँ लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर लिखा गया, और 64 जो है ना ये 8 का स्क्वायर होता है, ये बी स्क्वायर लिखा गया। तो फॉर्मूले के लिए तो प्लस का 2ab भी होना चाहिए, तो 2ab तो यहाँ नहीं है, तो अगर मैं खुद से कोई चीज़ ऐड करूँ क्वेश्चन के अंदर तो हमें पता था हम माइनस भी करते होते हैं। यहाँ पर जब मैं 2a की वैल्यू मेरे पास आ रही है बेटे एक्स स्क्वायर, और जो b की वैल्यू है मेरे पास वो है 8, तो ये 2ab यानी कि इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 8 2 16 एक्स स्क्वायर होता है। तो सवाल में तो नहीं था, खुद से ऐड हुआ है, जो चीज़ ऐड करते हैं वही हम माइनस भी कर देते होते हैं, तो 16 एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस भी कर दिया। तो देखें ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये 2ab है, इन तीनों को क्लोज करके मैंने कहा कि फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। Here the value of a is x square and the value of b is 8। एक एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इन तीनों को क्लोज किया हमने, ठीक है, इन तीनों टर्म्स को क्लोज करते हुए हमने ये फार्मूला बनाया। ये जो माइनस का 16 है इसको लिख सकते हैं 16 को 4x का होल स्क्वायर। क्या अब यहाँ पर दोबारा आइडेंटिटी नहीं बन रही है वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ये a की वैल्यू हो जाएगी और माइनस b का स्क्वायर, which can be written as a plus b and a minus b। Here the value of a is x square plus 8 and plus b which is 4x, and now a minus b the value of a is x square plus 8 and minus 4x। तो ये बेटे इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी पार्ट नंबर 6 की। अब हम पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या सवाल गिवन है तो देखते हैं। तो 7 पार्ट है, उसमें उसने कहा कि x4 और 2x स्क्वायर और प्लस का 9 है। तो सेम यहाँ पर भी हमने आइडेंटिटी कोई बनाना है तो आइडेंटिटी बनाते हैं, तो इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखें ये जो x4 है, क्या इसको यूँ नहीं लिख सकते एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो x4 की जगह मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। और ये 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, उसके करीब करीब पहुंच गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। प्लस का 2 ए भी बनाना है, प्लस का 2 ए की वैल्यू यहाँ से तो है एक्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू मेरे पास क्या है वो बेटे यहाँ पर 3 है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 3 2 6 एक्स स्क्वायर बनेगा, लेकिन सवाल में तो सिर्फ 2 एक्स स्क्वायर था, 6 है तो इसका मतलब 4 जो है ना वो ज़्यादा आ चुके हैं। अगर कोई टर्म एक्स्ट्रा आ जाए तो हम उसको माइनस भी कर देते होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से जो है ना हमारे पास माइनस का 4 एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, ताकि सवाल के अंदर कोई इफेक्ट ना आ सके। ये 6 हो चुके हुए थे क्योंकि यहाँ 2 थे, तो 2 माइनस 4 माइनस कर दिए। तो पहली जो 3 टर्म्स हैं इनको क्लोज करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेंगे, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और वो जो 4 एक्स स्क्वायर माइनस का क्या लिखा जा सकता है 2 एक्स का होल स्क्वायर। तो सेम जो इससे पहले हमने किया कि ये दोबारा से डंडी बन गई, तो इसका मतलब इसको एक प्लस माइनस में लिखेंगे। ए की वैल्यू यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3 है और बी प्लस करना है तो जो कि 2x आ रहा है। सेम इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 3 और माइनस का 2x आ जाएगा। तो ये इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म कहलाएगी हमारे पास। अब जो है अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 को सॉल्व कर लिया 8 की तरफ। तो 8 में जो है इस तरह की जो टाइप है हमने इसको भी डिस्कस किया था। तो ये 8 और 9 जो है ना वो सेम ही हैं, एक ही तरह के हैं, ठीक है। तो 8 में उसने जो सवाल दिया है ये लॉन्ग क्वेश्चन में होता है x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस 5 एंड x प्लस 6 माइनस 360 है, ठीक है। अब इस तरह की जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया था तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि सबसे पहला स्टेप ये था कि आपने ये जो 4 पे लीनियर आपके पास पड़े हुए हैं टर्म्स पड़ी हुई हैं, इनको आपने कुछ इस तरह से अरेंजमेंट लेके आनी है कि इनके कॉन्स्टेंट्स को सेम पेयर जो है ना बनाने हैं, मेक अ पेयर विद द कॉन्स्टेंट्स एड द सेम आंसर। इनके कॉन्स्टेंट को जब उनके ऐड करें तो आंसर सेम आए। तो यहाँ देखूँ तो 3 और 4 है जो कि 7 बनाता है, और 5 और 6 जो है ना वो 11 बनाता है, तो सेम नहीं है, तो कुछ अरेंजमेंट बनानी पड़ेगी। तो बन सकती है, देखें ये 4 और 5 को अगर देखा जाए तो ये प्लस करने पर 9 आता है, और 6 और 3 भी प्लस करें तो तब भी वो 9 आ जाता है। तो ये इसकी अरेंजमेंट हो जाएगी हमारे पास। तो इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से पहले तो इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं जो कि x प्लस 3 और x प्लस 6
लेकिन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ से x+4 और x+5 इनको भी प्लस करने पर जो है ना हमारे पास 9 आ जाएगा। जब अरेंजमेंट होगी तो फिर आपने इन पेयर्स को, ये जो पेयर बना है और ये पेयर बना है, आपस में इनको जो है मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन तरीका यह है, इस x को फिक्स करेंगे और दोनों टर्म्स जो आपके हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से किया विच इज x स्क्वायर, फिर इसी x को 6 से करेंगे तो हमारे पास 6x आ जाएगा। फिर ये 3 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। सेम अब इन दोनों पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो x को बटे फिर इस x को फिक्स करेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई, x को x से किया x स्क्वायर, x को 5 से करेंगे तो 5x, देन हमारे पास 4 को x से मल्टीप्लाई करना होता है 4x और 4 5 20 आ जाएगा और माइनस का 360। अब यहाँ से देखें कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर 6x और 3x 9x बनाएंगे और प्लस का 18, यहाँ से भी x स्क्वायर प्लस का 9x 4 4 5 9 बनाते हैं, प्लस का 20 आ जाएगा और माइनस का 360। जब यहाँ तक कर चुके हैं तो देखें इनमें कुछ ऐसी टर्म्स आ रही हैं जो सेम है, यानी कि यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस का 9 है और x स्क्वायर प्लस का 9 है। जब इनको मल्टीप्लाई कर लेते होते हैं तो सेकंड स्टेप इसका यही होता है कि जो सेम है ना उनको आपने एक नया वेरिएबल असाइन करना है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 9x इसको नया वेरिएबल असाइन कर दें तो जो कि y है। ठीक है, जहाँ जहाँ x स्क्वायर प्लस 9x होगा वहाँ पे y आ जाएगा, यानी कि y प्लस 18 एंड y प्लस 20। अब इनको जो है ना माइनस का 360 है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, सेम उसी तरह से y को y से करेंगे तो y स्क्वायर, y को बेटा 20 से करेंगे तो 20y और फिर 18 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 18y। और जब आप अच्छा 18 को जब हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 360। ठीक है, और लास्ट में भी माइनस का 360 है। अच्छा यहाँ से इसको सिंप्लीफाई मजीद करें तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर और ये जो है अच्छा ये 20 के वाई को 20 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर 20y आएगा। 20 और 18 को मल्टी ऐड करेंगे तो 38y आ जाएगा। और ये तो देखेंगे तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये तो कैंसिल नहीं हो जाएंगे, इसका मतलब जस्ट हमारे पास यही टर्म बचेगी। अब इसकी फैक्टराइजेशन आपने करनी होती है, इन दोनों में से सेम क्या है, y को अगर हम सेम निकाल लें तो यहाँ रह जाएगा y प्लस 38। अब ये फैक्टराइज तो हो चुका हुआ है, लेकिन एक बात याद रखें कि आपके पास जिस वेरिएबल में क्वेश्चन होता है उसी वेरिएबल में सोल्यूशन निकालते होते हैं। इसका मतलब आपका क्वेश्चन वेरिएबल x के अंदर था तो इसका मतलब सोल्यूशन भी x की फॉर्म में होना चाहिए। तो करना क्या लास्ट पे, जहां पर आपने जो शुरू में अपने y के इक्वल सपोजिशन की थी उसकी जगह पर उसकी वैल्यू को दोबारा से पुट कर देना, यानी कि y की जगह हमने x स्क्वायर प्लस का 9x लिया था तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 9x और इधर भी आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 9x और 38। ठीक है, ये भी इसका सही है सोल्यूशन, लेकिन इसको मजीद अगर करा किया जाए फैक्टराइजेशन दोनों में से x को कॉमन निकाल सकते हैं तो x प्लस 9 रह जाएगा। ये इसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल ही नहीं होती, यहाँ तक ही इसका सोल्यूशन x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 38। तो ये इसका जो है ना हमारे पास 8 वाला पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो जाता है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसके आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं, तो वो जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है तो बड़ा ही आसान है, इसी टाइप से रिलेटेड ही है। ठीक है, लेकिन उसमें 2-3 स्टेप्स ऐसा आपको फील होगा कि पहले से ही सॉल्व है। यानी कि देखिए 9th वाले पार्ट मेंशन है कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस 6 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो सेम होता है उसको यहाँ से लेट किया जाएगा कि हमारे पास x स्क्वायर प्लस का 6x ये इक्वल आप कर लें y के, जहाँ जहाँ x स्क्वायर प्लस 6x होगा वहाँ y प्लस 3 और यहाँ आ जाएगा y माइनस का 9 प्लस 36। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो y को जो है ना y के साथ मल्टीप्लाई करने पर y स्क्वायर आ जाएगा, y को -9 से करोगे तो माइनस का 9y प्लस का 3 जब y से होगा तो 3y माइनस का 27, 3 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 36 आ जाएगा। अब ये जो है मेरे पास y स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 3y तो ये 6y बनाएगा। अच्छा माइनस का 27 है और प्लस का जो है वो मेरे पास 36 आ रहा है, इसका मतलब है ये प्लस माइनस होते तो माइनस है लेकिन जो सोल्यूशन है वो बड़ी वैल्यू का ही रहता है, तो ये जो है वो पॉजिटिव का 9 बना देगा। ठीक है, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी होती है तो कांस्टेंट यहाँ पर 9 है तो y स्क्वायर का ऑप्शन 1 है, तो 9 के फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें 9 है और ऐड करने पर 6 आ जाए तो वो दोनों ही है जो कि 3 है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 भी आएगा और ऐड करने पर 6 भी आता है और दोनों नंबर माइनस में देंगे। y कॉमन यहाँ से y माइनस 3 बचेगा तो ये यहाँ से -3 कॉमन तो y माइनस 3 रह जाएगा। अब यहाँ से y माइनस 3 पे कॉमन है तो बचना भी तो y माइनस 3 ही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से भी किया जा सकता था पर हमने इसको मिड टर्म ब्रेक से कर लिया। अब आपने जो शुरू में सपोजिशन की थी ना y की वो दोबारा से यहाँ पे पुट करनी जो कि x के प्लस 6x है, तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 3 और यहाँ भी x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 3। तो ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म होगी हमारे पास। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका रिव्यू का 2 वाला कंप्लीट हुआ। ठीक है, तब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 में देखें उसने कहा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 4 पार्ट इसके हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 4 इसके पार्ट हैं तो बारी बारी हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है उसने फर्स्ट पार्ट में तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमने करना है, तो फर्स्ट वाला जो है हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है 4x का क्यूब है प्लस का 12x स्क्वायर है, एक एक्सप्रेशन ये रहा, और दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास है 8x स्क्वायर और प्लस का 16x है। तो पहले मैं फर्स्ट वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करता हूँ। तो फर्स्ट वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो मेरे पास आ रहा है 4x का क्यूब और प्लस का 12x स्क्वायर है।
दूसरे का प्राइम फैक्टराइजेशन से। इन दोनों में से सबसे पहले तो देखो सेम क्या, एक तो 4 सेम है और एक्स का स्क्वायर भी है। मैं 4x² अगर यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 4 बाहर आ चुका, x² कॉमन आ चुका, तो यहाँ पर एक x बचेगा, और यहाँ पर x² भी बाहर आ चुका, तो 4 3 12 होता है, तो x+3 रह जाएगा। लेकिन उससे मजीद देखो ना, तो ये 4 भी तो फैक्टराइज मजीद हो सकता है, जो कि 2 × 2 है तभी प्राइम होगी, और x² को भी 2 दफ़ा लिख लेते हैं, x.x और x+3, ये हमारे पास इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ जाएगी। अब दूसरा वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको भी हम फैक्टराइज करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास 8x² प्लस का 16x। इसको भी अगर मैं देखूँ तो इन दोनों में एक x कॉमन है और एक 8 कॉमन है, दोनों 8 के टेबल पर डिविजिबल है। 8x कॉमन निकालें तो यहाँ पर x रह जाएगा और प्लस का 2 रह जाएगा। 8 की अगर हम मजीद प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 × 2 होता है, 3 × 2 आ सकता है, और एक x आ गया और x+2 रह गया। अब एलसीएम, पहले मैं एचसीएफ निकालता हूँ। एचसीएफ का केस हमारे पास ये था कि जो हमारे पास, ठीक है, इसके कॉमन फैक्टर होते हैं इन दोनों के अंदर, वो एचसीएफ के अंदर आते होते हैं। इनकी जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली हुई है तो इसके अंदर मैं देखूँ तो कॉमन फैक्टर क्या है, तो 2 तो यहाँ पर देखें, ये 2 इधर भी आ रहे हैं, 2 इधर भी 2 आ रहे हैं, 2 इसके कॉमन आ गए, ठीक है, ×2, और एक x यहाँ पर भी है और एक x यहाँ पर भी है, एक x भी यहाँ से कॉमन आता है। और कोई देखें कोई कॉमन फैक्टर इसमें से कॉमन आ रहा हो तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब इसका एचसीएफ जो है ना यही होगा, जो कि 4 2 2 4 और साथ में एक x आ जाएगा, जो कि 4x बनता है। लेकिन एलसीएम का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि एलसीएम के केस में बेटे इसी का निकालें तो कॉमन फैक्टर्स के साथ साथ हम जो है वो नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी लिखते होते हैं, उनका प्रोडक्ट होता है एलसीएम। तो कॉमन फैक्टर तो इसके हमें पता चल चुके हैं, जो कि 2 × x है, और जो बाकी बचने वाले नॉन कॉमन ही है, तो यहाँ से 2 और 2 और एक x है, एक x यहाँ से नॉन कॉमन आया और एक हमारे पास x+3 आया, और इसी तरह से दूसरे में जो है ना ये 2 बचा है और एक x+2 बचा, एक 2 रह गया और एक x+2। इनका प्रोडक्ट अगर हम फाइंड करेंगे तो ये एलसीएम होगा। तो प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो ये 1 2 3 जो है 2 है, इसका मतलब एक तो 8x कितने होंगे 2, 8x का स्क्वायर, और एक है x+3 और एक है x+2। ये बेसिकली कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, जो कि एलसीएम कहलाएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास कैलकुलेट हो गया। अब इसी का जो है हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं, तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन से कहा है, तो सारों को जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने सॉल्व करना है। तो सेकंड वन देखें तो उसकी जो है ना फैक्टराइजेशन करते हैं, तो बड़े आसान है ये। तो यहाँ पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है x³ प्लस का 3x² और माइनस का 4x है, और दूसरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो x² माइनस का x और माइनस का 6 है। पहले इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स की मदद से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो पहला वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x³ प्लस का 3x²। तो फैक्टराइजेशन जो है ना बड़ी दफ़ा कर चुके बेटे हम, तो वही बार बार चलता रहा। इन तीनों में से सबसे पहले कॉमन क्या है, एक कॉमन है x कॉमन अगर निकालेंगे तो यहाँ x का स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पर 3x रह जाएगा, और यहाँ पर 4 रह जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखना है कि यार ये -4 है, इसकी कोई मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए और ऐड करने पर 3 आ जाए, बिल्कुल है। और 4 और 1 है, ठीक है, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 भी आएगा और ऐड करने पर 3 आ जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव 3 बनाना है तो उसका मतलब पॉजिटिव का 4 लेंगे और माइनस का 1 लेंगे, 4 और -1 मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 4 भी और ऐड करने पर 3 भी पॉजिटिव आ जाएगा। एक x यहाँ से एक x कॉमन आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x+4, यहाँ से -1 कॉमन x+4। अब यहाँ से देखें तो मेरे पास एक x तो शुरू में आ ही रहा है, x+4 फिर कॉमन है, और बाकी यहाँ से रह जाएगा x-1। तो ये इस पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन होगी। दूसरा वाला जो है वो मेरे पास x² माइनस का x है, x² माइनस का x है और माइनस का ही 6 है। इसकी मिड टर्म ब्रेक अगर मुझे करनी है तो ये माइनस का 6 है, ऐड करने पर 1 आ जाए, बिल्कुल है, 3 और 2 है, यानी कि x² माइनस का देखिए 1 बनाना है तो इसका मतलब माइनस का 3 लेंगे प्लस का 2 लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1 भी आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 6 भी आता है। यहाँ से x कॉमन, x माइनस का 3 रह जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन और x माइनस का 3 रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमारे पास x माइनस का 3 कॉमन, बाकी मेरे पास यहाँ पर रह जाना है x प्लस का 2। अब जब इनकी फैक्टराइज्ड फॉर्म होगी हमारे पास, ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि जो जिसमें से कॉमन आएगा देखें वो एचसीएफ में आएगा। एचसीएफ की बात करूँ तो कॉमन फैक्टर सिर्फ लिखने होते हैं, इनमें से कुछ कॉमन है, तो यहाँ पर मेरे पास x माइनस का 3 है और यहाँ x+2 है। क्या उसमें कोई आया था इस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कॉमन आ रहा हो, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर इन केस हमारे पास किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा केस बन जाए कि हमारे पास वो कॉमन कुछ भी ना निकल रहा हो, ठीक है, वहाँ पर जो x+4 है और x-1 फैक्टर बने हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इन केस ऐसा नहीं फिर लिखना, उसमें बच्चों ने लिखा होता है कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता तो उसके जनरल आप लिख रहे होते हैं कि वो हमारे पास इसका जो एचसीएफ होगा ना वो जो है वो 0 होगा, 0 कभी भी नहीं हो सकता। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसका एचसीएफ 1 होता है। एलसीएम तो सारे ही आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट ही आना है, क्योंकि सारे के सारे तो नॉन कॉमन है, तो ये सब के सभी आ जाएंगे। एक x आएगा, एक x+4 होगा, x-1 भी आएगा, और x-3 भी होगा, ठीक है, और x+2 भी आ जाएगा। ये हमारे पास जो है ना इसका एलसीएम कहलाएगा, ठीक है। अब हम इसके पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं, उसको भी जो है वो फैक्टराइजेशन की मदद से जो है वो निकालते हैं। तो देखें इसके पार्ट 3 में जो उसने दिए हैं, पार्ट 3 में x का स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 16, दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x² और माइनस का 16। तो पहले वाले को देखते हैं। अच्छा, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या एक्सरसाइज में भी यही x² प्लस 8x
प्लस 16x² माइनस 16, तो ठीक है। तो देखें इसको जो है हमारे पास पहला है x² प्लस का 8x और प्लस का 16 है। 16 के फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 16 आए और ऐड करने पर 4 आ जाए तो बिल्कुल है 4 4 ठीक है। तो ये x² प्लस का 4x मिड टर्म ब्रेक से कर रहा हूँ, प्लस का 4x और प्लस का 16 फार्मूले से भी वैसे ये पॉसिबल है। तो पहली दोनों टर्म में से x कॉमन, तो यहाँ पर रह जाएगा 4, यहाँ से 4 कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा x प्लस 4 फिर कॉमन, तो बाकी जो यहाँ पर टर्म बचेगी बेटे वो x प्लस 4 रह जाएगी। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो मेरे पास है x² माइनस का 16। इसको फैक्टराइज करने का तरीका ये है, x² 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी है जो कि हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते होते हैं। तो इसको जो है लिखा जा सकता है x प्लस 4 और x माइनस का 4। अब आपने देखना है कि जो कॉमन फैक्टर होंगे वो बेसिकली हमारे पास इसमें से HCF के अंदर आ जाएंगे। तो इसका जो HCF बनेगा यहाँ से देखें, HCF कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ भी x प्लस 4 है, यहाँ भी x प्लस 4 है, इसका मतलब एक x प्लस 4 तो हमारे पास HCF के अंदर आ गया और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब LCM के केस में क्या था कि LCM अगर इसी का निकालें तो वो हमने कॉमन के साथ अनकॉमन भी लिखना है। कॉमन तो आ गया x प्लस 4 और बाकी बच जाने वाले एक x प्लस 4 भी बचा है और एक मेरे पास बच गया है x माइनस का 4, ये आ जाएगा। और इसको जो है वो यूँ लिखना चाहें तो यहाँ पर भी ठीक है, और इसको मजीद जगह सिंप्लीफाई करें, ये दोनों सेम है तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर और x माइनस 4 यूँ लिख दें, या फिर इन दोनों को जाना कंबाइन करके x² माइनस 16 बना दें, x प्लस 4 एज इट इज रहने दें, तो दोनों तरह से ये ठीक होगा। तो ये इसका भी जो है वो थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। तो इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि फैक्टर हमारे पास है दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें भी गिवन है, तो हमने इसको जो है वो फैक्टराइजेशन की मदद से जो है वो HCF और LCM निकाल रहे हैं। तो फोर्थ वन है, इसमें लिखा हुआ है कि x का क्यूब माइनस का 9x और दूसरा है x² माइनस का 4x प्लस का 3। तो ये एक्सरसाइज से भी देख लेते हैं। तो x का क्यूब माइनस का 9x है, x² माइनस का 4x प्लस 3, तो बिल्कुल ठीक है। तो देख लेते हैं अब इसको जो है पहले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, तो बेटा x का क्यूब माइनस का 9x, इसको फैक्टराइज करें तो दोनों में से सेम क्या एक x सेम है, तो यहाँ रह जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का 9। तो क्या 9 को लिख नहीं सकते हम 3 का स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी वाली और a माइनस बी वाली, इसको जो है वो एक प्लस माइनस में लिख देंगे, यानी कि x प्लस 3 और x माइनस का 3 आ जाएगा। अब दूसरा वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो x² माइनस का 4x प्लस 3 है, x² माइनस का 4x प्लस 3। तो इसकी मिड टर्म रहेगी करनी है 3 के फैक्टर्स जो कि 4 बनाए तो 3 और 1 ही है, दोनों नंबर माइनस में होंगे तभी जाके माइनस का 4 बनेगा, ठीक है, प्लस का 3। अब यहाँ से x कॉमन तो यहाँ रह जाएगा x माइनस का 3, यहाँ से -1 कॉमन तो बाकी रह जाएगा x माइनस का 3 और x माइनस 3 फिर कॉमन, तो बाकी यहाँ पर बचेगा x माइनस का 1। अब इसकी HCF निकालते हैं। तो HCF में मैंने कहा था कि कॉमन फैक्टर होते हैं, तो कॉमन फैक्टर यानी इन दोनों का जो सेम फैक्टर्स निकले हैं, एक तो देखो यहाँ पर x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है, HCF के अंदर तो जस्ट x माइनस 3 ही निकलेगा और कोई नहीं है। लेकिन LCM में मैंने कहा कि नॉन कॉमन भी लिखते होते हैं, तो कॉमन तो x माइनस का 3 है, तो बाकी बच जाने वाले फैक्टर्स हैं वो कॉमन अनकॉमन है, तो मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन में एक x है, एक x प्लस 3 है और एक x माइनस का 1 है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे LCM को जो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो है x तो एज इट इज आ गया, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो यूँ लिख सकते हैं x² माइनस का 9 और साथ में x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका LCM कहलाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसका। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो है ना मूव करते हैं। तो चलें इसके क्वेश्चन नंबर 4 को देखो बेटा, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसका डिवीजन से भी निकालना है और फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना है। तो देख लेते हैं, ये इसका सवाल है। तो पहले हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से जो है इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो फैक्टराइजेशन से निकालना है जिसका मतलब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा हमारे पास। तो ये जो है मेरे पास लिखा हुआ है 16x4 प्लस का 8x² प्लस का 1। अच्छा, इसकी फैक्टराइजेशन अगर मैं करूँ तो बेसिकली फार्मूले से की जा सकती है। फार्मूला अगर मैं कंप्लीट करूँ, ये जो लिखा हुआ है 16x का स्क्वायर 4, यूँ लिख सकते हैं इसको 4x² का होल स्क्वायर, ये a का स्क्वायर बन गया, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और x² का स्क्वायर x4 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू जिसका स्क्वायर बनाया जा सके वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये a² प्लस b² बन गया, प्लस का 2a भी बनाए, 2 फार्मूले का आ गया, a की वैल्यू है 4x² और b की वैल्यू वो 1 है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो 8x² बनता है, तो यहाँ भी 8x² है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर इसको फैक्टराइजेशन की मदद से a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर रूट। तो इसके बाद फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने लिखना है यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर हमारे पास स्क्वायर रूट अप्लाई होगा। तो इस साइड पे तो मेरे पास आ रहा है जो कि 16x4 प्लस का 8x² प्लस 1 है, और इधर है इसकी जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है जो कि 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर है। स्क्वायर रूट यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो फाइंड हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं, सेम यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये इसके इक्वल है, इसी को तो फाइंड करना है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, जब हम स्क्वायर रूट को कैंसिल करते हैं तो इसका मतलब है दोनों साइड पे एक साइड पे प्लस माइनस का साइन आ जाता है, तो 4x² प्लस का 1, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमने कर लिया, इसी को जो है वो हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन मेथड से भी इसका यही सोल्यूशन आना चाहिए, हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है मेरे पास बाय डिवीजन मेथड से वो है 16x4 प्लस का 8x² प्लस का 1। जब डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है तो उसका तरीकाकार हमने ये सीखा था कि जब भी आपके पास, अब इसको हमें पता नहीं है कि इससे डिवाइड करना है, तो मैंने कहा था कि आपने
पहली टर्म का जो है ना, ठीक है, हमेशा स्क्वायर रूट लेना है, जो उसका आंसर आएगा उस टर्म के साथ जो डिवाइड करना होता है। तो पहली टर्म यहाँ पर क्या है मेरे पास 16x4 है, इसका मतलब है 16x4 है, 16x4 इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ, ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब है इसमें आपने 16x4 का स्क्वायर रूट लिया तो 4x स्क्वायर आया, तो 4x स्क्वायर के साथ आपने इसको डिवाइड करना है। और पहली टर्म हमेशा सेम आती है, जो टर्म यहाँ आती है वही यहाँ पर लिखते होते हैं। तो 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म बनेगी विच है 16x4। अब इसके साइन चेंज करके हमने इनको माइनस करना होता है, तो माइनस जब हम करते हैं तो यहाँ पर पहली टर्म तो हमेशा, ठीक है, पहली टर्म हमेशा कैंसिल आउट हो जाती होती है क्योंकि वो सेम होते हैं, तो जिसकी वजह से कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से जो है हमारे पास अब देखें ये 16x4 से कैंसिल। अब उसके बाद मैंने कहा था इन दोनों टर्म्स को आपने ऐड करके नीचे लिखना होता है। तो 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर ऐड होंगे तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर। उसके बाद ये वाली टर्म एज इट इज नीचे आ जाती होती है 8x स्क्वायर और प्लस का 1। तो हमें यहाँ पर पहली टर्म सेम करनी है, तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें 8x स्क्वायर को, जो कि 8x स्क्वायर ही आ जाए जो कि 1 है, और जो टर्म यहाँ लिखते होते हैं और वो यहाँ पर भी लिखते होते हैं। तो 1 को जब 8x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 8x स्क्वायर, और 1 को 1 से किया तो प्लस का 1। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद जो डिवीजन मेथड से जो स्क्वायर रूट होता है, मैंने कहा था जो क्वेश्चन आता है वही होता है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आया है, ठीक है, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 1। तो इसका मतलब है इसका जो स्क्वायर रूट है बाय डिवीजन मेथड से 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, इसका हमने स्क्वायर रूट जब लिया डिवीजन मेथड से तो वो आया प्लस माइनस का जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस का 1। तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी यही आया था, डिवीजन से भी यही आ रहा था। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटे सॉल्व हो गया। अब इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखें अब इसका लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। अब उसकी स्टेटमेंट ये जो कि एप्लीकेशन है फैक्टराइजेशन की ही, तो इसको भी हम जरा सॉल्व कर लेते हैं और इस लेक्चर को यहाँ पे फाइंड अप करते हैं। तो देखें इसका उसने कहा द टोटल कॉस्ट ऑफ अ लॉन इज मॉड्यूल्ड बाय द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन से हमारे पास उसकी लॉन की जो है वो कॉस्ट बताई जा रही है, और वो जो एक्सप्रेशन है वो कहता है कि सी ऑफ एक्स है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 5 है, और जहाँ पे एक्स जो है ना नंबर ऑफ ईयर्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स जो है ना वो डिपेंड कर रहे हैं कि लोन जो है वो वापस करा। वो कहता है कि फाइंड द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड, यानी कि ऑप्टिमल का मतलब यहाँ पर होता है कि जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, यानी कि सबसे बेस्ट पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है, यानी कि बेस्ट टाइम ऑफ पीरियड क्या है जिसमें ये अपना जो लोन है वो वापस कर देगी, ठीक है। अब इसको जो देखते हैं, पहले तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वही हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स होंगे। इसको अगर मुझे फैक्टराइज करना हो तो ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो 5 के फैक्टर्स जिनको जो है वो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 5 आ जाए। अच्छा मैं इसको एक्सप्रेशन को देख लूँ, ये 15 है, ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा दुरुस्त कर लें। तो ये जो है मेरे पास 15 है यहाँ पर भी। अब 15 के फैक्टर्स हमने ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर जो है ना वो 15 आ जाए। वो 3 और 5 ही हैं, दोनों नंबर माइनस में लेंगे तभी जाके माइनस का 8 बनेगा। तो -5x और माइनस का 3x और प्लस का 15 लास्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर जो बाकी बच जाएगा इसका मतलब है यहाँ x माइनस का 5, ठीक है, और यहाँ से -3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रह जाएगा x माइनस का 5। अब यहाँ से देखें कोई x माइनस का 5 फिर कॉमन है तो ये जो है वो x माइनस 5 और बाकी जो बच जाने वाला है वो x माइनस 3 है, ठीक है। अच्छा ये जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है ये मुझे बता रही है कि x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। x माइनस 3 को भी इक्वल टू 0 पुट करें तो x की वैल्यू 5 आएगी और एक 3 आएगी। तो इसका मतलब है ये जो फैक्टराइज्ड फॉर्म शो करती है, यहाँ पर बात लिख दीजिएगा फैक्टराइज्ड फॉर्म, ठीक है, फैक्टराइज्ड फॉर्म शो दैट ऑप्टिमल जो टाइम पीरियड है, शो दैट ऑप्टिमल रीपेमेंट टाइम पीरियड जो है, ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड जो है वो हमारे पास या तो हमारे पास 5 ईयर हो सकता है या फिर 3 ईयर्स, यानी कि 3 ईयर्स और 5 ईयर्स, ठीक है। एक्स की यही दो वैल्यूज मिली हैं तो ये इसका रिक्वायर्ड सा सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को हमने यहाँ पे खत्म कर लिया। तो होपफुली आपको सारी बातें समझ आई हैं। तो अगर कहीं पे कोई मसला हुआ तो लाजमी डिस्कस कीजिएगा, लाजमी मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह उसको फिर हम क्लियर करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए हम यहीं तक रखते हैं, वाइंड अप करते हैं इसको, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किसी नए चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो ओके।